Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सर्विस बिल 2023 के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है और इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मोटामोटी तौर पे बात सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल सिविल सर्विसेज की पूरी अथॉरिटी के ऊपर है, जो कि अब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली या दिल्ली गवर्नमेंट के पास में नहीं होगी और टेक्निकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। मगर ये किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी, इसके लेजिस्लेशंस क्या क्या हैं, इसके विषय में बात करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं आपको पूरा बिल एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही नट शेल्स में, बहुत ही शॉर्ट में। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए यदि आप इस बिल को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी वीडियो को पूरा कंप्लीट करने में। हम बात करने वाले हैं दिल्ली सर्विस बिल 2023 या फिर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। इस बिल को इस नाम से भी जाना जाता है और हम इस बिल के बारे में अब बात करेंगे। इस बिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा गतिरोध रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। आपने देखा होगा कि काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी हंगामा जो है इन दोनों सरकारों के बीच में रहा है, लेकिन इस हंगामे के बीच ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका है 131 वोटों को लेकर। हालांकि 101 वोट इसके अगेंस्ट भी डाले, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका था, तो इसका बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। जैसा कि बिल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अब से दिल्ली में जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सभी का जो अथॉरिटी है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी। तो सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि क्या पहले ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास थी? जी हाँ, की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने मई के अंदर एक रूलिंग दी थी और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि पब्लिक, पुलिस और लैंड को छोड़कर बाकी जो सिविल सर्विसेज की जो अथॉरिटी है, उसमें फ़ैसला दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ही करेगी उनके अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफ़र या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन इस ऑर्डर के बाद में आता है ये दिल्ली सर्विस बिल 2023, जो इस ऑर्डर के इफ़ेक्ट को लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, इसके अस्तित्व को ही पूरी तरह समाप्त कर देगा। किस तरह से, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 3A। मैं आपको सेक्शन 3A के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि सेक्शन 3A दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर पूरी तरह ख़त्म कर देगी एंट्री 41 के ऊपर। एंट्री 41 जो कि लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 में है। शेड्यूल 7 के लिस्ट सेकंड के अंदर जो 41 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें जो भी पावर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में हुआ करती थी, अब वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं होगी, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। सवाल ये उठता है कि एंट्री 41 में पावर क्या थी, किस बारे में बात की गई है एंट्री 41 के अंदर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एंट्री 41 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात की गई है। और अब स्टेट पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों में ही दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी योगदान नहीं रहेगा, सीधे तौर पर तो नहीं, कम से कम। सेक्शन 3A की सबसे घातक बात के बारे में विचार करूंगा। पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बाद में इसको आपको मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करूंगा कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की अथॉरिटी को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। क्या पूरी तरह ये सेंटर के हाथ में होगी? क्योंकि अगर पूरी तरह सेंटर के हाथ में होती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत योगदान दिल्ली गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत योगदान दिल्ली गवर्नमेंट का भी होगा, लेकिन इस योगदान का कितना महत्व है ये आप इसे सुनकर खुद ही फैसला कीजिए। बात करते हैं सेक्शन 3A की सबसे घातक चीज़ के बारे में। सेक्शन 3A ये बोलता है कि अगर इस बिल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री पास करता है, तो भी इस बिल का कोई भी प्रोविज़न नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रूलिंग के आधार पे। ये जो पार्ट है सेक्शन 3A का, ये सेक्शन 3A को सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाता है और टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का जो इफ़ेक्ट है उसे नलीफाई करता है इस बिल के केस के अंदर। इस बिल के केस में सुप्रीम कोर्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इससे ये पता चलता है। बात करते हैं कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की जो अथॉरिटी है उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। कहने का मतलब उनके अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फैसले किन आधारों पर होंगे, किसे अपॉइंटमेंट किया जाए, ये कौन किसका अपॉइंटमेंट किया जाए, इसका फैसला कौन करेगा। इसके लिए एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा
जिसके हेड होंगे खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इनके साथ में इस पूरी अथॉरिटी के अंदर होंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ GNCT यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस अथॉरिटी में मौजूद होंगे, इस बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। ये 3 मेंबर दिल्ली गवर्नमेंट से इस बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये बिल दिल्ली गवर्नमेंट को थोड़ा पावर दिख रहा है, पावर देता दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब आप इसके बारे में आगे जानिए, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। असल में ये जो बॉडी है नेशनल कैपिटल सर्विस सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये असल में करेगी क्या? ये ग्रुप ए सर्विसेज और डेनिक्स की जो सर्विसेज जो किसी भी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट या GNCTD के अंतर्गत काम कर रही है। डेनिक्स का मतलब है दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज। तो डेनिक्स के ऑफिसर्स अगर कहीं पे भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं या कोई और ग्रुप ए सर्विसेज जो दिल्ली में मौजूद है इस समय, इनके रिगार्डिंग जो फैसले हैं, इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग या और किसी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के रिगार्डिंग जो फैसले हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। कहने का मतलब इस बॉडी का जो काम है वो रिकमेंडेशन देने का है, ना कि किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनके पास में है। तो इस बॉडी के पास में, जो कि जिसे CM हेड करेंगे खुद दिल्ली के, इस बॉडी के पास में किसी भी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग राइट नहीं होगा। अगला सवाल ये उठता है कि यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच में कोई वैचारिक मतभेद होता है किसी फैसले को लेकर, तो अंतिम फैसला किसका होगा? तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल साफ इस बिल में लिखा है कि अंतिम फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही होगा, ना कि इस बॉडी का। तो ये जो बॉडी है पूरी तरह से एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो यहाँ पर भी दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत पावर नहीं मिलती है। बात करते हैं इसके एक और सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन है 45D, मगर इस सेक्शन 45D थोड़ा सा मॉडिफाइड है दोस्तों। इसके अंदर एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें स्टेट्यूटरी बॉडीज़ और ट्रिब्यूनल्स जो कि दिल्ली में मौजूद थे, अब तक उनके अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट देखते थे, लेकिन अब उनका अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों किया जाएगा। तो यहाँ ये साफ दिख रहा है कि इस बिल के माध्यम से दिल्ली का पूरा कंट्रोल, लगभग पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं रहेगा। अगर हम सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करें तो सिविल सर्विसेज में किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के पास में नहीं होगा, और इस सारा का सारा कंट्रोल होगा केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इसके पॉइंट्स आप ज़रूर मार्क कीजिएगा। पॉइंट्स इसके हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो मई में आई थी। इसके अलावा इसका सेक्शन 3A जिसमें मैंने जिक्र किया है एंट्री 41 लिस्ट सेकेंड शेड्यूल 7 के बारे में। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट है नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी और मॉडिफाइड सेक्शन 45D। ये इसके कुछ मेन चेक पॉइंट्स हैं, आप इन्हें बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको इन सारी डिटेल्स की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं 2 दिन में आपको PDF अवेलेबल करवाऊंगा और उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दिया जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर ऐसी और जानकारियाँ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।